नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जोर तोड़ से जुटे हुए हैं प्रचार प्रसार में। आज बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी कार्यालय वो पहुंचे हैं। बता दें, सीएम धामी भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इस दौरान निशंक और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थामा है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी तैयारियां चल रही हैं और जोड़ तोड़ कहीं ना कहीं जारी है। ऐसे में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका उत्तराखंड में ये लगा है। तो जिस दौरान सदस्यता दिलाई बीजेपी की तमाम कांग्रेसियों को, उस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव से पहले जोड़तोड़ जारी है लगातार पार्टियों का, और इसी बीच बड़ी संख्या में देखिए कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं और भाजपा के रंग में रंगे नजर आए कांग्रेसी। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। धीरे धीरे पूरा देश भाजपा में ही हो रहा है, क्योंकि 2014 में जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कामकाज संभाला है, तब से लगातार लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है। उसके पीछे कारण है कि जितनी भी योजनाएं पूरे देश के अंदर बनी हैं, वो सारी योजनाएं अंत्योदय, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, जिनको वास्तव में योजनाओं की ज़रूरत है, आवश्यकताएं हैं, उनके लिए योजनाएं बनी हैं। और पिछले दिनों हरिद्वार का पंचायत चुनाव हुआ, उससे पहले भी वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने वहाँ से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और उसका परिणाम आया, एक तरफा हम जिला पंचायत जीते। मुख्य कार्यकर्ता हमारे जो कांग्रेस में जुड़े हुए थे बहुत लंबे समय से, भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में देश का जो विकास हो रहा है, देश की एकता और अखंडता के लिए वो ऐसे कार्य कर रहे हैं कि जिससे देश का नाम आगे रोशन हो रहा है। विश्व स्तर पर भी हमारे देश की छवि प्रधानमंत्री जी की वजह से बहुत अच्छी हुई है। और जितने भी सब लोग हैं वो सब हमको जानते भी थे, लेकिन अब हम विधिवत भाजपा ज्वाइन कर ली और भाजपा को हर जगह जिताने का काम हमारे लोग करेंगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर मतदान हुआ, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिल्ली में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, दूसरी ओर कारनामे करने वाले लोग जिन्हें दिल्ली की जनता देख रही है। इसलिए दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी की एक तरफा जीत होगी। वहाँ काम करने वाले और कारनामे करने वाले, दो प्रकार के लोगों के बीच चुनाव था। काम करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और कारनामे दिल्ली में लोग देख रहे हैं। इसलिए एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी। दिल्ली में देहरादून में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंकिता हत्याकांड मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले पर पुलिस अगले 10 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। इसके साथ ही अंकिता हत्याकांड मामले में गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों का नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही पुलिस कोर्ट्स में परमिशन के लिए एप्लीकेशन देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वीआईपी का नाम इस पूरे मामले में लगातार आ रहा था सामने, उसकी सच्चाई नार्को टेस्ट से ही सबके सामने आ सकेगी। पुलिस का कहना है कि वीआईपी को लेकर नार्को टेस्ट से ही पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। हालांकि अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई है कि जो गेस्ट वीआईपी सूट में रुकता है उसे वीआईपी कहते हैं। अंकिता मर्डर केस पे ड्यू डेट के पहले अब चार्जशीट फाइल करेगा, और जो भी हमारे पास आया एविडेंस है वो पर्याप्त है, और उस पे वी विल फाइल द चार्जशीट।
जैसे अब तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज लोग ड्यूरिंग पुलिस रिमांड अभी रिसॉर्ट के लोग हैं, तो कहते हैं कि वहाँ का जो अपना वीआईपी रूम है, सो कॉल्ड प्रेसिडेंशियल सूट है, उस पे जो भी ठहरने वालों को वीआईपी कहते हैं। स्टिल पूरी बात सारा सच्चाई सामने लाने के लिए हमने डिसाइड किया है कि इनको नार्को टेस्ट कराया जाए अक्यूज लोगों को। तो नार्को टेस्ट के लिए हम एप्लीकेशन लगेंगे कोर्ट में। आफ्टर द कोर्ट्स परमिशन वी विल डू द नार्को टेस्ट। अंकिता मर्डर केस पे। और अब खबर मसूरी से, जहां मसूरी के भूचड़ खाने में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर मसूरी पुलिस द्वारा कार्रवाई कर दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 151 में मुकदमा दर्ज किया गया है। यही वायरल वीडियो पर मसूरी निवासी कपिल राणा द्वारा भूचड़ खाने को मिनी पाकिस्तान बताए जाने को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। इसको लेकर मुस्लिम समाज के कई लोग मसूरी कोतवाली पहुंचे और सोशल मीडिया में भूचड़ खाने को मिनी पाकिस्तान बताए जाने को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि कपिल राणा के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। तो देखिए किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई है। ये जो वीडियो सामने आया वो तेजी से वायरल भी हो रहा है और यहाँ मुस्लिम समाज की तरफ से मांग की जा रही है कि कपिल राणा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से उन्होंने मिनी पाकिस्तान इसे बताया है भूचड़ खाने को, ये बेहद ही ज्यादा शर्मनाक ये बयान है और इसको लेकर कहीं ना कहीं भावनाएं आहत हुई हैं। इसी के चलते लगातार समुदाय जो है पहुंचा है मुस्लिम समाज और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कठोर कार्रवाई की मांग भी कपिल राणा के खिलाफ की गई है मुस्लिम समाज की तरफ से। आज भी कोई फेसबुक से माध्यम से पता चला कि ऐसी एक घटना हुई है जिसमें कोई कपिल राणा नाम का एक लड़का है जिसने बहुत ही गलत चीज़ यूज़ करी है, छोटा पाकिस्तान बता दिया। वहाँ पर उस मोहल्ले को बता दिया जहाँ पर बहुत सारे लोग निवास करते हैं। लड़ाई झगड़ा सब जगह होता है, कौन सा एक ऐसा क्षेत्र मेरे को आप बता दीजिए जहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनका समझौता हो गया तो तीसरा आदमी बोलने का क्या हक रखता है, ये समझ से परे। और अगर बोलेगा तो सारी की सारी कौम को एक जगह ला के खड़ा कर देगा। आज मसूरी की अगर मैं बात करूं, मसूरी एक हमारा ऐसा शहर है जहां की जो है लोग हर प्रदेश में जो है इसकी जो है तारीफ़ की जाती है कि मसूरी एक ऐसा शहर है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर जो है रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होते हैं। और इस तरीके से ये देख रहे काफ़ी टाइम से हम देख रहे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं उन सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि इस तरीके की टिप्पणी जो है सोशल मीडिया पर ना करें। हम सब आपस में भाई है, हम सब हिंदुस्तान। गदरपुर के सकेनिया रोड के व्यापारियों ने बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा का स्वागत किया और महिला आरक्षण बिल पारित होने पर मिठाई वितरित की। इस दौरान नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानून उत्तराखंड सदन द्वारा पास किया गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। और साथ ही महिला आरक्षण बिल भी पास किया गया है, जिससे 30% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है, इसलिए कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरित कर अपनी खुशी जाहिर की है। तो देखिए धर्मांतरण विरोधी कानून उत्तराखंड सदन से पास हुआ है। कार्यकर्ताओं ने इस सिलसिले में मिठाई बांटी है, अपनी खुशी जताई है, क्योंकि इसी को इस पूरे फैसले की देखिए कहीं ना कहीं साधु संतों में ने भी सराहना की है कि धर्मांतरण पर जिस तरीके से सख्त कानून और सख्त प्रस्ताव पर चर्चा की गई, उसको मंजूरी मिली सदन में सत्र के दौरान। ये बेहद ही ज्यादा खुशी की बात है और इस पूरे कानून को सख्त किया गया है। अब इसको किस तरीके से लागू किया जाए, इसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं कार्यकर्ताओं में भी खुशी है इस पूरे फैसले को लेकर और इसी के लिए जिला अध्यक्ष ने व्यापारियों का स्वागत किया एक तरफ। इसी के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मिठाई बांटी और अपनी खुशी जग जाहिर की इस पूरे मामले को लेकर, जहां धर्मांतरण के लिए अब सख्त कानून बना दिया गया है, 10 साल तक की सजा भी मुकर्रर की गई है। और इसी के चलते सभी साधु संतों में भी एक खुशी का माहौल है। उन्होंने सीएम धामी का शुक्रिया अदा किया है इस पूरे फैसले के लिए। तो वहीं कार्यकर्ताओं में भी एक अलग खुशी देखने को मिल रही है। पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने धर्मांतरण को लेकर एक बहुत सख्त कानून जिसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और उसके अलावा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण का विधेयक लाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इस प्रदेश के हित में किया है। आप देख रहे होंगे कि लगातार जो है, चूँकि परसों गुलरबोज मोड़ के व्यापारियों द्वारा स्वागत किया गया था,
आज सकैनिया मोड़ के व्यापारियों द्वारा मेरा स्वागत किया गया है। हरिद्वार स्थित चंद्राचार्य चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रकट किया। आपको बताते चले कि अंकिता हत्याकांड में अभी तक कई गुनाहगारों के नाम सामने नहीं आ पा रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी सरकार गुनाहगारों को बचाने का काम कर रही है, इसलिए आज तक उनके नाम सामने नहीं आ सके हैं। हरिद्वार का बहुचर्चित ये पूरा मामला है अंकिता हत्याकांड, जिसको लेकर देखिए कांग्रेस पार्टी अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। कई ऐसे नाम हैं अपराधियों के, गुनाहगारों के, जो कि अभी तक सामने नहीं आए हैं। इसी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी गुनाहगारों को बचाने का प्रयास कर रही है, और इसी के चलते इतना समय बीत जाने के बाद भी घटना के अभी तक गुनाहगारों के नाम सामने नहीं आए हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि पूरे निष्पक्षता के साथ जांच की जा रही है। जल्द ही देखिए अब चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी, गुनाहगारों के जो नाम है वो सामने आ जाएंगे, और साथ ही साथ जो गुनाहगार हैं उनका नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी अपनी आवाज़ प्रदेश अध्यक्ष की आवाज़ के साथ मिलाते हुए धामी सरकार से ये पूछना चाह रही है कि वो कौन वीआईपी है जिसको बचाने के लिए लगातार सरकार जो इस हत्याकांड के ऊपर पर्दा डालने का काम कर रही है। जो एसआईटी गठित की थी उसकी रिपोर्ट कहाँ है? उस बिल्डिंग को क्यों तोड़ा गया? क्यों फोरेंसिक जांच से पहले उसको तोड़ा गया? इन तमाम मुद्दों को लेकर इनकी मंशा में जो सवाल है उसके लिए कांग्रेस आक्रामक रूप से प्रदर्शन पर आ गई है, क्योंकि ये सरकार सैद्धांतिक तरीके से बिल्कुल विफल साबित होती जा रही है। कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है। रुद्रपुर के वार्ड नंबर 1 फुलसुंगी आनंद विहार में माया ज्वेलरी शॉप में डकैतों ने डाका डाला। आपको बता दें कि डकैतों ने ज्वेलर्स दंपत्ति के साथ मारपीट भी की, जिससे पुलिस को अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। इसी मामले को लेकर जब पुलिस एसपी सिटी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसी मामले में एक मुकदमा दर्ज है। पुलिस की कई टीमें जांच में लगी हुई हैं। इससे पहले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस जल्द ही इस घटना के आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करेगी। तो देखिए ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई है, ज्वेलर्स दंपत्ति के साथ मारपीट भी की गई है। इस पूरे मामले में रुद्रपुर से ये पूरी खबर है। जान लूटकांड का जल्द ही खुलासा होगा। एसपी सिटी की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है, और जो लूटी हुई रकम है उसको भी वापस से रिकवर करने का प्रयास किया जाएगा। ज्वेलरी शॉप में डकैती कहीं ना कहीं डकैतों के जो हौसले हैं उसको बयां कर रही है। खाकी का खौफ नजर नहीं आ रहा है इन डकैतों में, जिन्होंने ज्वेलर्स दंपत्ति के साथ पहले मारपीट की और उसके बाद डकैती भी डाली। तो लूटकांड का जल्द खुलासा होगा। इसको लेकर एसपी सिटी ने बड़ा आश्वासन पीड़ितों को दिया है। इसमें गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग अनावरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें सीसीटीवी फुटेज को हम लोगों ने खंगाला, पुराने लोग जो उसी प्रकार से घटनाओं को अंजाम देते हैं उनका भी हम लोग खंगाल रहे हैं। तो इसमें अभी तक फिलहाल सफलता नहीं मिली है, परंतु टीमें हमारी इसमें लगी हुई हैं और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि जल्द हमें सफलता मिलेगी। और इसमें हमने बाकी क्षेत्र में घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हमने वहाँ गश्त भी बढ़ाई है, और साथ में RWA की मदद से वहाँ पर जो रेजिडेंट वेलफेयर है उनके एसोसिएशन बना करके उनकी सहायता से भी हम लोग क्षेत्र में हम लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसमें देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आज 10 और इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर उतार दी गई हैं। स्मार्ट सिटी के इलेक्ट्रिक बस बेड़े में अब टोटल 30 बसें शामिल हो गई हैं। शहरी विकास मंत्री के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन बसों को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया है। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक बसों से जहां लोगों को आवागमन में सुविधा होगी, तो वहीं पर्यावरण प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी का भी बैलेंस बनाते हुए सरकार काम कर रही है। देखिए प्रदेश में अब 30 इलेक्ट्रिक बसें हैं जो संचालन में रहेंगी। इससे बड़े फायदे ये होंगे, जहां एक तरफ आवागमन में सुविधा होगी जनता को, साथ ही साथ पर्यावरण भी सुरक्षित होगा, प्रदूषण कम होगा। और इसी के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया कि सरकार इकोनॉमी के साथ साथ इकोलॉजी का भी पूरी तरीके से ध्यान रख रही है। और इसी सिलसिले में 10 इलेक्ट्रिक बसों को और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब कुल मिलाकर बेड़े में 30 इलेक्ट्रिक बसें हो गई हैं जो कि संचालित हैं। 30 बसें आज कुल हो गई। स्मार्ट सिटी के तत्वाधान में 30 बसें आज कुल हो गई हैं। पहले से 20 बसें चल रही थी, 10 बसों को आज फिर इस बेड़े में शामिल हो गई हैं।
इनके शामिल होने से लोगों की यात्रा आसान होगी, सरल होगी, सुरक्षित होगी और पर्यावरण की दृष्टि से भी ये इलेक्ट्रिक बसें बहुत कारगर सिद्ध होंगी। जो आज के समय में पर्यावरण दूषित होना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या है, हेल्थ के लिहाज से, अन्य लिहाज से। तो उस दिशा में भी ये एक जो हमारा मॉडल है उत्तराखंड राज्य का भी, कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में हम संतुलन बनाएं और विकास को आगे बढ़ाएं, तो उस दिशा में ये दोनों में संतुलन करते हुए जहां लोगों के लिए सुविधा देगी, लोगों का आवागमन सरल बनाएगी, वहीं प्रकृति का संतुलन का काम भी करेगी। आज 10 बसें इनॉग्रेट हुई हैं और टोटल 30 बसेस थी हमारी, सारी की सारी आ गई हैं और एन रूट हो गई हैं। और ये जो बसें हैं ये कुछ GMS रोड पे और बाकी जो रूट्स हमारे छूट गए थे उन पे भी चलेंगी और हम यही चाहेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इन बसों को यूज़ करें और जो सुविधा हमने चालू की है उसको यूटिलाइज़ करें। आज देहरादून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया है कि आगामी 10 दिसंबर तक जिलों की नई कार्यकारिणी और कार्य समिति के अलावा प्रदेश के सभी मोर्चों की टीम का भी गठन हो जाएगा। बता दें 5 और 6 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय टीम की बैठक के बाद आगामी 10 दिसंबर तक इन तमाम बातों से पर्दा उठ जाएगा। बीजेपी की जनपद स्तरीय कार्य समिति और प्रदेश के सभी मोर्चों पर किसको जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। 10 तारीख तक, क्योंकि 5-6 को हमारी दिल्ली में राष्ट्रीय टीम की बैठक है और 8, 9, 10 से 3 दिनों में हम अपने जिले की पूरी कार्य समिति और हमारे प्रदेश के मोर्चों की पूरी टीम ये हम गठित कर देंगे। उसके बाद हमारे मंडलों की जो अध्यक्ष है उन्हें बनाने का आगे प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। उन्हें शुरू में ही कहा कि 10 तारीख तक, क्योंकि 5-6 को हमारी दिल्ली में राष्ट्रीय टीम की बैठक है और 8, 9, 10 से 3 दिनों में हम अपने जिले की अल्मोड़ा के ग्रामीणों को 2015 से पशु क्षति का मुआवजा नहीं मिला था, लेकिन लंबे इंतजार के बाद अब ये मुआवजा मिलेगा। सिविल स्वयं वन प्रभाग के अधीन करीब 225 लोगों को जल्द ही ये मुआवजा मिलेगा, जिसके लिए वन विभाग ने 50 लाख से अधिक की धनराशि जारी की है। बता दें अल्मोड़ा के सिविल स्वयं वन प्रभाग के DFO ध्रुव सिंह मरतोलिया ने बताया है कि जिले के ग्रामीणों को साल 2015 से पशु क्षति का मुआवजा लंबित था, जिसके लिए वन संरक्षक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। जांच के बाद लगभग 221 मामले सही पाए गए हैं, जिसके लिए वन विभाग ने करीब 55 लाख की धनराशि जारी कर दी है। जल्द ही 221 लोगों को मुआवजे के चेक जो हैं सौंपे जाएंगे। तो देखिए 2015-16 से अभी तक विभिन्न गांव के काश्तकारों की पशु क्षति हुई है और समस्त पेपर्स प्रभाग में जमा है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी जिसमें हमारे वन संरक्षक महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जिसमें SDMs और पशु चिकित्सक भी उस कमेटी के सदस्य थे। उसकी मीटिंग कुछ वर्षों से किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था। मैंने उस मीटिंग को अरेंज कराया और मीटिंग के उपरांत टोटल मेरे पास 221 केस से। देहरादून से अब खबर, जहां वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट बने राज्य सूचना आयुक्त। प्रदेश सरकार ने योगेश भट्ट को सूचना आयुक्त बनाया है। सीएम की अध्यक्षता में बनी चयन समिति में ये फैसला लिया गया है। शासन ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। योगेश भट्ट उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी काफी सक्रिय रहे थे और उनके अनुभव को देखते हुए उनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसको लेकर पत्रकारों में भी अब खासा उत्साह है, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं योगेश भट्ट, जिन्हें उत्तराखंड जो कि राज्य आंदोलन में भी काफी सक्रिय रहे। उन्हें उनके अनुभव के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। बाकायदा चयन समिति बनी और इस समिति के आधार पर समिति में खासतौर से ये निर्णय लिया गया कि योगेश भट्ट को ये अहम भूमिका दी जाए, ये अहम जिम्मेदारी दी जाए।
मसूरी देहरादून मार्ग पर जिला प्रशासन द्वारा सड़क किनारे अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर जाम लगाया। बता दें, जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वहीं सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लगने से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। देहरादून से मसूरी रोड पे एक माह पहले चिन्हीकरण का कार्य किया था, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, एमडीडी है, फॉरेस्ट है, राजस्व विभाग है, पीडब्ल्यूडी था। उन चिन्हित करने के बाद उनको बता दिया था कि आप हटा लें जो इंक्रोचमेंट है। जो इलीगल इंक्रोचमेंट थे वो कल हमने हटाए थे, आज भी ये ड्राइव जारी है। ये हटेंगे क्योंकि लोगों ने बड़े अवैध रूप से बड़े असुरक्षित स्ट्रक्चर बनाए हैं। हमने एडीएम सर से वार्ता की और उन्होंने अपने अधिकारियों से इस बारे में संज्ञान लेने की कोशिश की, तो अधिकारियों के पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि उनके सारे कागज सही थे, बावजूद उसके उनका तोड़ दिया गया। कई परिवार ऐसे हैं जिनको नोटिस सर्व नहीं किया गया, उसके बावजूद भी अतिक्रमण की कार्यवाही कर दी गई है। अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई चल रही है। उसमें जो सड़क को जाम किया गया था उसको समय रहते हुए हटवा दिया गया है। बाकी प्रशासन की टीम यहाँ पर लगी हुई है, एमडीडी की टीम लगी हुई है और पुलिस अपनी सकारात्मक भूमिका में है। जो कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उन पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। यहाँ तो ना तो कोई नोटिस टंगा हुआ था और ना मेरे को कोई सूचना मिली। फिर मैंने एक दो जगह पता किया, वकीलों के द्वारा पता किया, क्योंकि मेरे को इतनी जानकारी है नहीं। मैंने पता किया, मैंने कहा मेरा कोई नोटिस नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। उन्होंने कहा कि वो सील है, वो ऑलरेडी सरकार के पास है, आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। चंपावत जनपद की बनवसा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। 2 किलो 400 ग्राम चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बता दें, पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने बनवसा के सीमांत क्षेत्र में गश्त के दौरान संदेह होने पर एक नेपाली युवक को रोका, जिसके पास से 2.4 किलोग्राम चरस बरामद हुई। अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस के हाथों ये बड़ी सफलता लगी है, जहां 2 किलो 400 ग्राम चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। आगे की कार्रवाई इस पर जारी है। फिलहाल ये बड़ी सफलता चंपावत पुलिस को लगी है। संयुक्त ये कार्रवाई की गई है और इस दौरान भारी मात्रा में चरस भी बरामद हुआ है। 2 किलो 400 ग्राम करीब क्वांटिटी बताई जा रही है। थाना बनवसा की टीम और एसएसबी की टीम बॉर्डर पे जो चेकिंग कर रही थी नेपाल के बॉर्डर पे, इसमें एक नेपाली युवक रिसन नाम का, जो रोलपा नेपाल का रहने वाला था, जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से 2 किलो 400 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। थाना हल्द्वानी से बड़ी अपडेट, जहां काठ गोदाम हेड़ा खान नाम के एक महीने से बंद है। मार्ग जो कि 120 गांव का संपर्क जिला प्रशासन से कटा हुआ है। बड़ी मात्रा में भूस्खलन होने की वजह से सड़क बाधित हुई है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता ने स्थलीय निरीक्षण किया है। तो देखिए, बड़ी मात्रा में भूस्खलन होने की वजह से सड़क बाधित हुई है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता ने स्थलीय निरीक्षण किया है। वहां क्या स्थिति बनी हुई है, इसका जायजा लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।